नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे क्या दिल्ली में बड़ा भूकंप आने की संभावना नहीं है। क्या हिमालय क्षेत्र की दरारें एनसीआर का बचाव कर रही हैं? क्या हिमालय क्षेत्र में जमीन के नीचे रिलीज हो रही भूगर्भीय ऊर्जाएं दिल्ली एनसीआर को बड़े भूकंप से बचा रही हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सुशील कुमार जी आपका हमारे नमस्कार। कार्यक्रम में। तो हाँ, मैं नमस्कार। जी बताइए। डॉक्टर सुशील, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या हमने जिस तरह देखा कि अब तक दिल्ली एनसीआर में करीब 39 भूकंप आ चुके हैं, 39। यस। उसमें जो 1 से 2 तीव्रता वाले 4 भूकंप हैं, 2 से 3 तीव्रता वाले 23 भूकंप हैं, 3 से 4 तीव्रता वाले 10 हैं और चार से हम्म। पांच तीव्रता वाले 2 भूकंप हैं। तो हम्म। दिल्ली में 29 मई को इस साल का सबसे ज्यादा 4.6 तीव्रता वाला भूकंप आया और हम्म। दिल्ली में अब तक का बड़ा भूकंप 1803 में दर्ज किया गया था जिसकी तीव्रता 6.8 थी। तो हम्म। जब हम दिल्ली में अगर भूकंप की हिस्ट्री भी देखें और इस साल की भी जब हम देख रहे हैं कि जो डेटा हमें बताते हैं, तो क्या ऐसा है कि जो हिमालय के क्षेत्र के नीचे जमीन में जो रिलीज हो रही है भूगर्भीय ऊर्जा वो दिल्ली एनसीआर को क्या किसी बड़े भूकंप से बचा रही है? हम आपसे समझना चाहेंगे ये। नहीं, इसे मैं दूसरे रूप में बताऊंगा। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। जी। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है। जी। और ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वर्ल्ड वाइड अभी ये पॉसिबल नहीं कि हुँ, जो अर्थ की प्रिडिक्शन है वो वर्ल्ड वाइड अभी पॉसिबल नहीं हुआ है कहीं भी। भूकंप की भविष्यवाणी अभी नहीं कहीं संभव हो पाई है, जी, बहुत सारे कारणों से। और दिल्ली में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है, तो इंडियन प्लेट अमूमन 19 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति कर रही है नॉर्थ ईस्ट में। तो सारा जो बेसिकली जो स्ट्रेन अकोमुलेट हो रहा है, जितना भी स्ट्रेस है टुवर्ड्स द अलोंग द हिमालयन बेल्ट है। जी। क्योंकि सेस्मिक हैजार्ड पोटेंशियल में हमने एक रिसर्च किया था, उसमें एनजीआरआई के साइंटिस्ट भी थे और काफी साइंटिस्टों ने मिलकर बीच देखा था कि 1905 और एक 1975 में किन्नौर में अर्थक्वेक आया था, उसके बीच में कितना बेसिकली मूवमेंट हुआ है और कितनी एनर्जी वहां एकोमुलेट हुई है और कितनी रिलीज हुई है। जी। तो हमने देखा 3 से 4% ही एनर्जी रिलीज हुई, बाकी वहां एकोमुलेटेड है। हुँ, तो हम कह सकते हैं हिमालयन बेल्ट में ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट पूरा स्ट्रेन बेसिकली पूरी प्लेट स्ट्रेन्ड है, उसमें स्ट्रेस एकोमुलेटेड है, सेस्मिक हैजार्ड पोटेंशियल बहुत हाई है। तो अभी उसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने रिसर्च पेपर्स में, जो रिसेंट रिसर्च पेपर्स हैं, सब में बताया है कि बहुत सारा पार्ट जो अनरप्चर्ड है, रैप्चर नहीं हुआ है वहां पर। जैसे अभी नेपाल में ही जो अभी रिसेंट अर्थक्वेक आया था 2015 में, तो उसमें भी ये देखा गया कि केवल 8 से 9% ही एनर्जी रिलीज हुई जी। और बाकी अनरप्चर्ड है पार्ट। तो इसी तरह से, लेकिन जब पार्ट अनरप्चर्ड होता है तो जो प्लेट मूव कर रही है तो उसका कुछ पार्ट स्ट्रेन का सदर्न साइड में भी आता है, मतलब साउथ की साइड में भी आता है। जी। और वो बेसिकली जैसे दिल्ली उसी रीजन में आता है और वहाँ बहुत सारे फॉल्ट हैं, जैसे ट्रांसवर्स टू द हिमालयन जो साइस्मिक बेल्ट है या हिमालयन जो बेल्ट है हमारी, जो हिमालय है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ट्रेंडिंग। तो उसमें उसके अक्रॉस हैं वो सारे फॉल्ट, जैसे महेंद्रगढ़ सबसरफेस फॉल्ट, मथुरा द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या दिल्ली हरिद्वार रिज। जी। तो इन इन सब फीचर्स जितने भी वहाँ दिल्ली और उसके अलोंग में पास होते हैं, तो वहां पर ये छोटे छोटे सैलो डेप्थ से ये इवेंट्स ट्रिगर हुए हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम जो इवेंट्स हैं वो 3 to 4 मैग्नीट्यूड के हैं और सैलो डेप्थ से हुए, इसलिए शेक हुआ है स्ट्रक्चर। तो इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दिल्ली के लिए। एक तो बड़ा अर्थक्वेक की हम जब बात करते हैं तो वहाँ हिस्टोरिकल पास्ट में हम देखें जी। तो 6.8 मैग्नीट्यूड 1956 में जो आया था, उससे बड़ा अर्थक्वेक वहाँ आया नहीं। तो इसके जी। कारण ये है कि जो सिनेरियो है वहाँ स्ट्रेस अकोमुलेशन का, वो इतना कैपेबल नहीं हो पाता कि बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रिलीज करेगा, तभी तो बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा। तो जी। वहां पर हिस्टोरिकल पास्ट में भी 6.8 मैग्नीट्यूड का, पर वहां ये ध्यान देने की जरूरत है, पॉपुलेशन बहुत हाई है और इस रीजन का, इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी यदि ट्रिगर होता है तो काफी लॉस कर सकता है वो। तो जी। हमें, क्योंकि इतना सैलो डेप्थ से इवेंट्स आ रहे हैं वहां पर।
मैक्सिमम इवेंट्स जो है 5 to 10 और इस रेंज से आ रहे हैं, इतनी फोकल डेप्थ से। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है वहां पर कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, सभी जो बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए, तो वहाँ सब सरफेस स्ट्रक्चर्स को, फॉल्ट्स को प्रॉपरली मैप होना चाहिए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हमारा एक एमटी सेक्शन इस समय ही दिल्ली में काम कर रहा है, और वो लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं, सब सरफेस जो फॉल्ट्स हैं उन्हें प्रॉपरली मैप करें, ताकि जो हम बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना चाह रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हैं, तो वो बिल्डिंग्स जो है वो बेसिकली उन फॉल्ट पर के नीचे ना हो, वो फॉल्ट के ऊपर ना खड़ी हो, और उसका स्ट्रक्चर जो हमें बनाना है वो आर्थिक रेजिस्टेंट होना चाहिए। जो बेसिकली हम लोग कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बेस पर होना चाहिए पूरी तरह से। जी, सेडिमेंट तक जाना होता है। हाँ, यस, एग्जैक्टली। अभी स्टडी कर रहे हैं वाडिया इंस्टीट्यूट की टीम, एमटी स्टडी कर रही है, मैग्नेटोटेलुरिक। उनका एम यही है कि 30 मीटर और 50 मीटर तक पूरा जो फॉल्ट्स वहाँ जो भी है उसे पॉइंट आउट करना, और उसका किस तरह से नीचे सब सरफेस में नीचे प्रोपगेशन हो रहा है फॉल्ट का, और उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी उस फॉल्ट के ऊपर, एग्जैक्टली। जी, तो जैसे आपने, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो चाहे मथुरा फॉल्ट हो, चाहे महेंद्रगढ़, देहरादून सबसरफेस, मुरादाबाद फॉल्ट है, सोहना फॉल्ट है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, या दिल्ली हरिद्वार रिज है, तो ये जो इलाके हैं, अगर यहाँ कहीं हाई राइज बनती है तो यहाँ सब सरफेस मैपिंग जरूर होनी चाहिए। हाँ, 100% बिल्कुल होना चाहिए एकदम से। जो बड़ा स्ट्रक्चर, हैवी स्ट्रक्चर बन रहा जी। है, तो उसके नीचे कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो और उससे यदि कोई आसपास है भी, तो उसका प्रोपगेशन किस तरह से है। जी। साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, हमारे जो आम लिसनर्स हैं, जो जिनकी साइंटिफिक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ज़्यादातर लोग मेरी जैसे होंगे जिनकी जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं है, तो जो अर्थक्वेक आता है और जो थ्रस्ट होती है या फिर जो भूगर्भीय ऊर्जा होती है, इनके बीच क्या जो रिलेशन है वो अगर हमें समझा पाएं। नहीं, बेसिकली तो ये हमें मानना चाहिए हम्म। कि जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, कॉन्टिनेंट 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 कोलिजन हो रहा है आपस में। इंडियन प्लेट उसके यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई, जी। तो अभी उसने उसे स्टॉप कर दिया। एक लेवल तक 33 था इसके बीच में, वो माउंटेन के रूप में डेवलप हो गया, और अभी भी इसका मूवमेंट हो रहा है नीचे नीचे जी। की तरफ, और उसके 19 मिलीमीटर पर ईयर की गति है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली जो स्ट्रेन और स्ट्रेस अकोमुलेटेड हो रहा है, जो भी वो प्लेट स्टॉप हो गई अभी, वो उसमें सारा जो प्लेट है वो स्ट्रेन्ड है, और उसमें कभी भी एनर्जी, जब वो बेसिकली स्ट्रेस उसकी स्ट्रेंथ से एक्सीड होता है जहां पर, और किस लेवल पर, किस डेप्थ पर वो एकुमुलेट हो रही है, तो वो बेसिकली रॉक ब्रेक हो जाती है। उसे फॉल्ट बोल देते हैं, जैसे कि उसमें फॉल्ट हो गया, फिर हम उसका तो वो जब ब्रेक होती है, तो वो फिर उसी वही एनर्जी जो ब्रेकिंग में, आप एक स्टिक को ले लें, एक छोटी सी वुड स्टिक को ले लें हाथ में, और फिर वुड स्टिक को दोनों साइड से प्रेस करें, स्ट्रेस डालें उसमें, और एक लेवल पर जैसे ही आपका वो स्ट्रेस जो है उस वुड की स्ट्रेंथ से एक्सीड करेगा, तो वो ब्रेक हो जाएगी और आपके हाथों में एनर्जी आएगी। आप इसी इसी चीज को, लेवल को माने कि कोई एक ग्रेनाइट की कोई रॉक है सपोज बहुत बड़ी, उसका सपोज थिकनेस जो है वो 15 किलोमीटर है, और उसकी लेंथ जो है वो सपोज 500 किलोमीटर है, उसे आप ब्रेक करेंगे, तो जब जो वो ब्रेकिंग के बाद में जो एनर्जी रिलीज होगी, वही बेसिकली वेव्स के रूप में हमें शेकिंग के रूप में, साइस्मिक के रूप में शेक करती है, वही साइस्मिक वेव्स हमें शेक करती हैं। जी। तो वो बेसिकली इस तरह से एनर्जी निकलती है। तो ये नहीं कि जो एग्जिस्टिंग फॉल्ट है उनके अलोंग ही एनर्जी निकलेगी, कुछ नए फॉल्ट भी बन सकते हैं उसमें, कोई नई एनर्जी, नए इस तरह के फॉल्ट भी बन सकते हैं, जो जैसे उत्तरकाशी अर्थक्वेक में जामक फॉल्ट, दैट वाज टोटली न्यू फॉल्ट we had published and this work, and I identified that कि जामक फॉल्ट उसके अलोंग पूरी एनर्जी निकली, वो नया फॉल्ट बना वहां पर। तो इस तरह से नए फॉल्ट भी बनते हैं, और जो पुराने फॉल्ट है उनमें भी लॉकिंग या प्रोसेस से उनमें भी एनर्जी जो है वो मतलब उनमें भी एनर्जी वो स्टील एकोमुलेट हो सकता है और वो रिलीज हो सकता है। जी, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि हिमालय रीजन की अगर बात करें तो वहाँ सेस्मिक हैजार्ड पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि सेस्मिक हैजार्ड पोटेंशियल हाई होना? नहीं, बेसिकली कोलिजन के बाद में हुँ। आप दो ब्लॉक ले लीजिए, उन्हें आपस में टकराइए, दोनों ब्लॉक को, हुँ, हुँ।
तो बेसिकली जो ब्लॉक की जो एज एज होंगी उनके अलोंग ही स्टेन पूरा अकोमोडेटेड हो जाएगा, जी। है ना। और उसे दबाते जाएंगे आप, एक वॉल ले लीजिए, टेबल को इधर से प्रेस करते जाइए, एक लेवल पर आकर उसमें पूरा स्टेन्ड हो जाएगी वो आपकी टेबल जो होगी, और जो वीक जोन्स उनके उनके अलोंग वो फ्रैक्चर शुरू हो जाएगा। जी। वही पूरा हिमालयन बेल्ट में हो रहा है, क्योंकि पूरी हिमालयन बेल्ट में कोलिजन हो रहा है। और हम्म। उसका बेसिकली डायरेक्शन डायमेंशन जो प्लेट कोलाइड की, तो आप देखेंगे कि इधर हमारा जो ईस्टर्न पोर्शन है उसमें भी काफी इवेंट्स आ रहे हैं आजकल, नॉर्थ ईस्ट में। हम्म। जी। वो तो जो फॉल्ट है, तो वो फॉल्ट वहाँ एक इवन जो जहाँ एक हम मानते हैं कि अर्थ क्यूब 70 किलोमीटर या लिथोस्फीयर में आते हैं, तो वहाँ बहुत डीप इवेंट्स आ रहे हैं। हिंदू कुश में भी प्लेट बहुत अंदर चली गई, सबडक्शन हुआ, तो ऑल अलोंग द प्लेट बेसिकली मूवमेंट हो रहा है, तो उस मूवमेंट से स्टेन अकोमुलेट होता है। जी, तो क्या ऐसा है कि अगर ये छोटे-बड़े जो भी फ़ॉल्ट हैं, अगर यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, तो क्या ये किसी बड़े खतरे को घटाती है? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली तो जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है और एडजस्टमेंट होता रहता है। जी। जो मूवमेंट है उस वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी फॉल्ट, नया फॉल्ट बनना, या और उसकी और किस डेप्थ से किस डेप्थ पर वो फॉल्ट और स्ट्रेस बेसिकली अकोमोडेट हो रहा है। जी। तो जो ये कहा जाता है कि जो छोटे-छोटे भूकंप आते हैं और उनसे शायद एक बड़े भूकंप का खतरा टल जाता है, ये बात सही है क्या, ये एक मिथ है? नहीं नहीं, इसे तो आप इस तरह से समझिए कि एक स्टिक को आप वुड की लेते हैं, दोनों साइड से आप स्ट्रेस डालते हैं उसमें, जी। तो इस क्या होगा कि माइक्रो फ्रैक्चर स्टार्ट होंगे हुँ। उसमें आना। और माइक्रो फ्रैक्चर डजंट मीन, माइक्रो फ्रैक्चर का मतलब ये नहीं कि बड़ा फ्रैक्चर नहीं होगा उसमें। जी। यदि स्ट्रेस सिमुल्टेनियसली अप्लाइड हो रहा है, तो बड़ा फ्रैक्चर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, माइक्रो फ्रैक्चर इंडिकेट करते हैं कि वहां पर कहीं स्टेन अकोमुलेट हो रहा हुँ। है ना। जी। और कुछ समय बाद यदि ये स्टेन अकोमुलेट होता रहा, या तो फिर वो स्टेन हट जाए, पर ऐसा तो है नहीं, हिमालय में भी ऐसा नहीं है। इंडियन प्लेट सदर्न की तरफ तो मूव नहीं कर रही, नदर्न नॉर्थ की साइड ही मूव कर रही है। उसका जो स्ट्रेस वेक्टर है, जी। जितना जीपीएस बताते हैं, हमारी जीपीएस स्टडीज वो सब बताती हैं कि जो स्ट्रेस वेक्टर है वो टुवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। जी। तो उसमें वो अपोजिट तो नहीं हो रहे हैं। तो हुँ। इसका मतलब जो हो गया कि स्टेन कंटिन्यूअसली अकोमुलेटेड है, वो इंडिकेशन है बेसिकली, यदि माइक्रो फ्रैक्चर है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि क्या बेसिकली किस लेवल पर स्ट्रेस अकोमुलेट हो रहा है। जैसे जी। हिमालय में किस लेवल पर हो रहा है, रॉक की स्ट्रेंथ वहां कितनी है, किस लेवल पर वो रिलीज हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा रॉक की स्ट्रेंथ होगी वहां पर, जितने तो उतना ही ज्यादा बेसिकली एनर्जी रिलीज भी करेगा फिर वो। जी। जैसे रॉक आपकी जो हाँ। स्टिक होगी जितनी मजबूत होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी वो। जी। तो अगर ये कहा जाए कि जो हिमालयन क्षेत्र से दिल्ली की दूरी 250 से 300 किलोमीटर की है, तो ऐसे में हिमालयन क्षेत्र में अगर कोई भूकंप आता है, तो उसका असर दिल्ली पर ज़्यादा नहीं दिखेगा या हाँ अस बिल्कुल, आप ये क्यों नहीं मानते? अभी आप रिसेंटली एग्जांपल देखिए ना, जी। हिंदू कुश में अर्थक्वेक आ रहे हैं और दिल्ली शेक हो रहा है उससे। जी। वो डीप अर्थक्वेक है, यदि उसका मैग्नीट्यूड 6.5 एंड अबव हो रहा है, तो दिल्ली में भी शेकिंग आ रही है उससे। जी। जम्मू कश्मीर मतलब वो पोर्शन पूरा शेक कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो हिमालय में यदि कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है, तो जी। जो आप 1803 की बात कर रहे थे, तो वो भी तो काफी इतनी डिस्टेंस पर था, लेकिन जी। उसने कुतुब मीनार तक को हिलाया। तो जो बड़ा अर्थक्वेक यदि कोई आता है हिमालय में, वो भी दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अभी पीछे कोई डिस्कशन साइंटिफिक सुन रहा था, उसमें ये चर्चा हो रही थी कि हम लोग रिस्क एवेल्युएट कर रहे हैं, रिस्क को रिड्यूस कैसे करें। जी। तो उसे रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि कंस्ट्रक्शन कम किया जाए, और जो जी। कंस्ट्रक्शन किया जाए वो बहुत ही आर्थिक रेजिस्टेंट होना चाहिए पूरी तरह से। जो रूल्स हैं, जो कोडिंग है, जो बिल्डिंग कोडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। लेकिन उसे ज्यादा हम लोग जितना कहीं रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम वहां पर जो रिस्क के कारण है उन्हें हटाएं। जी। रिस्क के कारण क्या है कि चलो अर्थक्वेक तो आएगा ही हिमालय में, वो तो इनएविटेबल है, उसे तो रोक नहीं सकता है कोई भी। वो तो आएगा ही। तो हमें क्या करना चाहिए कि वहां पर इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कम करें हम लोग, जी। जो कर रहे हैं, और लोगों को कहीं और किसी और प्लेस पर माइग्रेट कर कर नई बस्ती और नई कॉलोनी नई सिटी को बनाना चाहिए, ताकि ये संभावना ही ना रहे कि रिस्क ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा क्यों रिस्क में क्यों जा रहे हैं फिर।
जी, तो जहाँ-जहाँ जो सेंसिटिव ज़ोन्स हैं हाँ, या फिर वहाँ जहाँ हटाकर पॉपुलेशन कम करना चाहिए जहाँ वहाँ। फ़ॉल्ट लाइन ज़्यादा हैं, उन इलाकों से दूर स्ट्रक्चर होना भी चाहिए। कम करें और वो और जो करें उसे पूरी तरह से स्टेडी करके करें और आर्थिक रेजिस्टेंट बनाएं, जी। या अ, नई कॉलोनियां बनाएं ऐसे प्लेसेस पर जहां पर रिस्क कम है। तो आप हाई रिस्क में ही जाएंगे तो सर्टेनली रिस्क कैसे कम करेंगे? जी, जी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं कि हम कहेंगे सारी बिल्डिंग को रेनोवेटिंग कर देंगे हम लोग, मतलब आर्थिक रेजिस्टेंट बना देंगे। उन्हें जो पोर्ट बिल्डिंग्स हैं उन्हें तो हटा नहीं सकते हैं रातों रात हम। जी, तो उसके लिए तो आपको फिर वही वर्क करना पड़ेगा कि आप रिस्क को कम करने के लिए मतलब अपना जो कंस्ट्रक्शन है वहां पर कम करें, और जो भी बिल्डिंग बने वो पूरी तरह से सबसरफेस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके बने, और जो एग्जिस्टिंग है उनके नीचे भी देखना चाहिए हमें कि कोई इस तरह का फॉल्ट या वो तो नहीं है, तो वहाँ पॉपुलेशन को कम करें और नई सिटीज और नए प्लेसेस को प्लान करना चाहिए, यही बेस्ट है। जी। इसके अलावा एक बात है, इसमें भी मैं आपसे क्लैरिटी लेना चाहूँगी कि जो ये कहा जाता है कि चाहे मथुरा फ़ॉल्ट हो, चाहे महेंद्रगढ़, देहरादून सबसरफेस हो, मुरादाबाद हो, सोहना हो, ये जितने भी फ़ॉल्ट हैं, अ, इनके ज़रिए क्या भूगर्भीय तनाव छोटे-बड़े फ़ॉल्ट में स्थानांतरित होता है? क्या तनाव देखिए, अ, तनाव नहीं, जो फॉल्ट हो गया तो हो गया। हुँ, मूवमेंट बेसिकली तनाव लाता है। जी, जो मैंने बताया, इंडियन प्लेट कोलाइड कर रही है और सम हुँ, पार्ट ऑफ द स्टेन इज बेसिकली माइग्रेटिंग टुवर्ड सदर्न साइड आल्सो, दिल्ली हुँ, साइड आल्सो। वो तनाव लाता है बेसिकली। हुँ। तो तो ऐसा ऐसा नहीं है कि उसे उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। जी, तो जो ये कहा जाता है कि भूगर्भीय तनाव छोटे-बड़े फ़ॉल्ट में स्थानांतरित हो रहे हैं और ये कितने बड़े हैं ये फ़ॉल्ट और क्या ये तनाव नहीं, वो तो विभाजित बेसिकली होकर बड़े खतरे को कम करते हैं? उसका भी हमें जियोलॉजिस्ट ने जो बेसिकली सरफेस मैप दिया है, सरफेस मैपिंग कर कर उनकी डायमेंशंस और उनकी डायरेक्शंस और उनके ओरिएंटेशन, उनकी स्ट्राइक स्लिप, उनके रेक एक्सेट्रा जो हमें पैरामीटर्स दिए हैं, वो जी, बेसिकली सरफेस से स्टडी कर कर दिए हैं। अभी जैसे वाडिया की एक टीम दिल्ली में एनसीएस के साथ में काम कर रही है, वो नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, वो इसी के लिए वर्क कर रहे हैं कि जो उसी रीजन में कि हम सब सरफेस में मैप करें कि फॉल्ट का किस तरह से प्रोपगेशन हो रहा है, फॉल्ट कहाँ कहाँ फॉल्ट है। कुछ सब सरफेस हिडन फॉल्ट तो नहीं, ऐसा भी होता है कि ब्लाइंड फॉल्ट्स होते हैं, तो उनकी प्रॉपर स्टडी होनी बहुत जरूरी हो गई यदि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इन रीजन में। और जैसे वाडिया और उसकी टीम काम कर रही है एनसीएस में, इस तरह से और जगह भी हमारे डायरेक्टर ने बहुत इंटरेस्ट लिया है इसमें, इस तरह की स्टडी में। और वो टीम इवन दो सच ए डिफिकल्ट टाइम ऑफ कोविड, कोरोना 19, तो उसमें भी वो लोग गए हैं और एक महीने से फील्ड में ही है और काम कर रहे हैं इस तरह का। तो ये बहुत जरूरी है उन फॉल्ट्स के अलोंग ये सब करना और उनकी प्रॉपर स्टडी करना। जी। तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि क्या हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आने की संभावना नहीं नहीं, है? देखिए, मैं क्या पहले कह चुका हूँ, इतिहास को जी, हुँ, मैंने स्टार्ट ही वहां से किया था कि भूकंप की भविष्यवाणी बिल्कुल अभी संभव नहीं। और कोई नहीं पूरी कर तरह सकता। से दिल्ली में कितना हैजार्ड पोटेंशियल है सेस्मिक, मुझे नहीं लगता कि उसकी पूरी तरह से अभी स्टडी हो पाई है। कितनी एनर्जी क्यूमुलेट हुई, कितनी रिलीज हो गई, जी, इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। शायद कुछ आने वाले समय में कुछ और रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो बेसिकली अभी माइक्रोजेनेशन स्टडी एमओएस और बाकी कुछ एजेंसीज ने की थी, उसका उसका वास्तव में फायदा हो रहा होगा, क्योंकि वो जो मैप्स हैं वो यूज हो रहे होंगे परफेक्टली। लेकिन अभी हम लोग को बेसिकली तो अपने स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि यदि 5 किलोमीटर नीचे चाहे 4 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आ रहा है और शेक कर रहा है और डिजाइन प्रॉपर नहीं है आपका, तो वो भी क्रैक हो जाएगा, वो भी जी, डैमेज हो जाएगा। जी, जी, और डैमेज और क्रैक घर में कोई रह नहीं सकता है। जी, तो हमें तो तैयार तो रहना पड़ेगा, पर हमें इस तरह की संभावना और इस तरह का क्वेश्चन हम नहीं कर सकते कि नहीं आएगा अर्थक्वेक, क्योंकि हिस्टोरिकल पास्ट में भी मैंने बताया कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां ट्रिगर कर जी, चुका जी, है ना? 1956 में 6.8 तीव्रता का दिल्ली हाँ, में आ चुका है। हाँ, तो 5 पॉइंट कुछ तो मैग्नीट्यूड का तो अर्थक्वेक आ चुका है ऑलरेडी वहां पर। तो जी, उतना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। जी, तो ये कह सकते हैं कि इस रीजन में चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें, एनर्जी एक्यूमुलेटेड है। वो हाँ, वो भूकंप है, वो तो है, क्योंकि भूकंप जो आएगा। कोलिजन जी, हो रहा है हुँ, और फ्रंटल पार्ट में
जो बेसिकली पूरा जो हैजार्ड पोटेंशियल है, सेस्मिक हैजार्ड पोटेंशियल, वो बहुत हाई है और वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उसका कुछ पार्ट सदर्न में भी माइग्रेट हो रहा है। ये जी है एक्चुअली में, वो हिंदुस्तान वालों ने प्रॉपर आर्टिकल लिया नहीं, वो है ना, वो दिखाया नहीं साइंटिफिकली, पर एक्चुअल में ये है इसका मीनिंग। जी, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी एक्यूमुलेटेड है इस रीजन में। भूकंप आ सकता है, नहीं आ सकता, कितना बड़ा आएगा, छोटा आएगा, ये हाँ, कोई नहीं वो बता प्रेडिक्शन तो सकता। अभी पॉसिबल नहीं है, जी, हमें बस ये प्रेडिक्शन अवेयरनेस कोई और नहीं कर सकता। हाँ, अवेयरनेस और उसी पर ध्यान देना है। जी, और ज़रूरत है कि कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत ही सब सरफेस स्टडी के साथ हो, और जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए, पूरी डिजाइन होना मैपिंग होनी चाहिए चाहिए, प्रॉपर, स्टडी होनी चाहिए। और अ, कंस्ट्रक्शंस को स्टॉप, न्यू कंस्ट्रक्शंस को स्टॉप करना चाहिए। मतलब आप कहीं हैजार्ड ऑलरेडी ज्यादा है हुँ, और वहां पर और ज्यादा हैजार्ड डाल रहे हैं, मतलब हैजार्ड तो तब आएगा जब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जी, क्योंकि हमें तो बेसिकली हैजार्ड उस सेंस में देखना है कि पॉपुलेशन को, एक भी आदमी को प्रॉब्लम ना हो उस अर्थक्वेक से। जी, और अर्थक्वेक इनएविटेबल है, उसे तो रोक नहीं सकता है कोई, पर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जी, और हिस्टोरिकल पास्ट और ये सब हमें बताता है कि अभी पास्ट में क्या हुआ है और इसका इसका हो क्यों रहा है, इसका सिनेरियो क्या है। और जी, हमने ये भी देख लिया कि अनयूजुअल फिनोमेना तो है नहीं, बिल्कुल, ये तो क्लियर है। जी, जी। तो आपसे चर्चा से ये समझ में आया कि एक एनर्जी एक्यूमुलेटेड है रीजन में, ऐसा हम कोई साइंटिस्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, भूकंप की संभावना नहीं है, नहीं आएगा, आएगा, कितना आएगा। लेकिन आपको जो सावधानी प्रिपरेशन बरतने की। अपनी, हुँ, प्रिपेयर्डनेस और प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग रखनी है। और जितनी भी और फॉल्ट लाइन्स है, वहाँ से हाँ, कंस्ट्रक्शन साइंटिफिकली, से बचना चाहिए। बिल्कुल। जी, तो और बहुत-बहुत कंस्ट्रक्शन कम होना चाहिए ऐसी प्लेस पर जहाँ हैजार्ड हाई हो, जी, जी, उसमें बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन कम होना चाहिए। जी। तो जिस तरह हमने देखा कि 2017 में देखें तो 38 भूकंप आया, अलग-अलग तीव्रता के थे, वैसे ही 18 में 23 हैं, 2019 में 38 हैं, और अब तक अ, दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में अब तक 39 आ चुके हैं। तो ये एनर्जी इस रीजन में एक्यूमुलेटेड है, लेकिन कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता इसको लेकर, भूकंप अब को वो लेके। वर्ल्ड वाइड कहीं भी पॉसिबल नहीं है अभी। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील कुमार, वाडिया धन्यवाद। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से आप हमारे साथ जुड़े, और आप वहाँ सीनियर साइंटिस्ट हैं, और दिल्ली एनसीआर में भूकंप को लेके जो आपने इस चर्चा में अपने जो एक्सपर्टीज़ है, जो आपके विचार हैं वो साझा किए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।